रहते ही नहीं है। लेकिन फिर भी उनके बच्चे होते हैं। थोड़ा वियर्ड है, राइट? हाँ। या फिर सोचो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ तुम्हारे डीएनए को देखकर बता सकती है कि फ्यूचर में कौन सी बीमारी हो सकती है। वेलकम दोस्तों टू एन इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। इससे पहले कि हम ज्ञान के समुद्र में गोते लगाएं, एक छोटा सा काम। मेक श्योर कि सब्सक्राइब बटन हिट कर दिया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन है और कमेंट्स में एक रेडी टाइप कर दिया है। बिल्कुल, चलो लेट्स बिल्ड दिस ऑसम कम्युनिटी टुगेदर। अच्छा, तो हियर्स आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे। हाँ, आज हम एंथ्रोपोलॉजी के कुछ सुपर फैसिनेटिंग क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। हम शुरू करेंगे मैरिज और फैमिली के कॉन्सेप्ट्स को रीथिंक करने से। फिर विल ट्रैवल बैक इन टाइम टू द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, मतलब फूड प्रोडक्शन की शुरुआत। उसके बाद हम ह्यूमन एवोल्यूशन में अफ्रीका के रोल को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। और फिर विल जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट अप हम डिकोड करेंगे जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज यानी GWAS का मैजिक। और फाइनली हम एक्सप्लोर करेंगे कि फोरेंसिक एनालिसिस में ह्यूमन रिमेन्स का क्या यूज है। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन दिस जर्नी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2025 P1 से है। How the study of variation in forms of marriage led to rethinking on the concepts of social reproduction, kinship and family. 20. और इसका broad micro theme है the conceptual shift in anthropology from biological determinism to social constructivism through the study of diverse marriage practices. Not what you think it is. तो सिंपल शब्दों में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया भर में अलग अलग तरह की मैरिजेस को स्टडी करने से एंथ्रोपोलॉजिस्ट के आइडियाज कैसे बदल गए। हाँ, फैमिली, रिश्तेदारी और बच्चे पैदा करने के प्रोसेस के बारे में उनकी सोच कैसे बदली। बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग बायोलॉजी इज एवरीथिंग टू वाओ सोसाइटी एंड कल्चर शेप एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सोचो, एक ओल्ड स्कूल व्यू है, मैरिज मतलब एक मैन एक वुमन फॉर मेकिंग बेबीज, सिंपल। Right. लेकिन फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इंडिया में नया कम्युनिटी को देखा जहां वुमन के विजिटिंग हस्बैंड्स होते थे। अच्छा, वो उनके साथ रहते नहीं थे। नहीं, और उनका फादर जैसा कोई रोल भी नहीं था। या फिर टोडा ट्राइब जहाँ एक वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड्स हो सकते हैं। वाओ, इन सारे एग्जांपल्स ने तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन को बिल्कुल हिला दिया होगा। बिल्कुल, they just blew it up. तो चलो इसको सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। इस आंसर की शुरुआत कहां से करें? गुड क्वेश्चन। हमारे इंट्रोडक्शन के लिए हम स्टार्ट करेंगे गेम चेंजर से, एडमंड लीच। 1955 में उन्होंने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैरिज कोई एक यूनिवर्सल चीज नहीं है, बल्कि ये एक बंडल ऑफ राइट्स है। बंडल ऑफ राइट्स? मतलब ये क्या होता है? इसको एक सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह सोचो। तुम पूरा पैकेज नहीं लेते, तुम चूज करते हो। ओके। तो कुछ कल्चर्स में मैरिज से सिर्फ पार्टनर की सेक्सुअलिटी पर राइट्स मिलते हैं, कहीं पर बच्चों पर राइट्स मिलते हैं और कहीं पर प्रॉपर्टी पर। समझ में आया। तो लीच का आइडिया पुराने स्कॉलर से अलग था। हाँ, उन्होंने ब्रोनिस्लाव मेलानोफ्स्की जैसे लोगों के बायोलॉजी फोकस्ड व्यू को डायरेक्ट चैलेंज किया, जो सोचते थे कि मैरिज बस प्रोक्रिएशन के लिए है। तो ये हमारा पावरफुल इंट्रो बन जाता है। परफेक्ट, ये स्टेज को अच्छे से सेट करता है। अब आते हैं आंसर के बॉडी पर। इस बंडल ऑफ राइट्स के आइडिया ने सोशल रिप्रोडक्शन के अंडरस्टैंडिंग को कैसे बदला? ये हमारा पहला मेजर सबसेक्शन है, रीथिंकिंग सोशल रिप्रोडक्शन। पुराना आइडिया था कि सोशल रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना और उन्हें सोसाइटी का हिस्सा बनाना सिर्फ मैरिज के अंदर होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड स्टडीज यानी एथनोग्राफीज ने इसको गलत साबित कर दिया। करेक्ट। इसका क्लासिक एग्जांपल है कैथलीन गॉफ की 1959 में नायर कम्युनिटी पर स्टडी। हाँ, वही विजिटिंग हस्बैंड वाला कॉन्सेप्ट जो तुमने बताया। प्रिसाइजली। नायर्स में वुमेन के विजिटिंग रिलेशनशिप्स होते थे। हस्बैंड का कोई रेजिडेंशियल या पैटर्नल रोल नहीं था। तो बच्चे अपनी माँ की फैमिली लाइन के हिस्से होते थे, जिसे तारावत कहते हैं। इसने बायोलॉजी और मैरिज को पूरी तरह डीकपल कर दिया। ये दिखाया कि बच्चे को पालने के लिए बायोलॉजिकल फादर का आसपास होना जरूरी नहीं है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। और गोस्ट मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट्स, उनका क्या? वो भी एक फैंटास्टिक पॉइंट है। गोस्ट मैरिज जैसी प्रैक्टिसेस, जिन्हें E. एवंस प्रिचर्ड ने 1951 में नुआ ट्राइब में स्टडी किया, ये प्रूव करती हैं कि रिप्रोडक्शन एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं। गोस्ट मैरिज, ये क्या होता है? इसमें अगर एक आदमी बिना बच्चों के मर जाता है तो उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन वो बच्चा लीगली उस मरे हुए हस्बैंड का माना जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि उसकी फैमिली लिनेज चलती रहे। सो कूल ना? यहाँ सब कुछ सोशल कॉन्टिन्यूटी के बारे में है, बायोलॉजी के बारे में नहीं। दैट इज ट्रूली माइंड बेंडिंग। अच्छा, ये तो हुआ सोशल रिप्रोडक्शन। इस सबसे किनशिप यानी रिश्तेदारी का कॉन्सेप्ट कैसे बदला? यह है हमारा दूसरा सबसेक्शन, रीथिंकिंग किनशिप। सबसे बड़ा शिफ्ट ये था कि किनशिप एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि एक कल्चरल सिस्टम ऑफ मीनिंग है। मतलब जिसे तुम फादर कहते हो, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हो। एग्जैक्टली। जैसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेविड श्नाइडर ने 1984 में आर्ग्यू किया, फादरहुड जैसे रोल्स सोशली असाइन किए जा सकते हैं। तो ये ब्लड टाइज से ज्यादा सोशल टाइज के बारे में है। हाँ, स्कॉलर्स ने रिलेटेडनेस को स्टडी करना शुरू किया, मतलब रिलेटेड होने का एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंस, जैसे केयर शेयर करना, साथ रहना, रिचुअल्स परफॉर्म करना। इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल। जैनेट कास्टन ने 1995 में मलेशिया के लैंकावी आइलैंडर्स पर स्टडी की और कुछ अमेजिंग पाया। क्या? उन्होंने देखा कि किनशिप शेयर्ड फूड से एक्वायर की जा सकती है। जो लोग साथ खाते हैं वो रिश्तेदार बन जाते हैं। सही में? तो आप सिर्फ एक फैमिली में पैदा नहीं होते, आप फैमिली बन भी सकते हैं। करेक्ट। इसने तो न्यूक्लियर फैमिली के आम आइडिया को पूरी तरह हिला दिया होगा। और ये है हमारा तीसरा और आखिरी सबसेक्शन, रीथिंकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। पॉलीएंड्री, एक वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स, और पॉलीजनी, एक हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स की स्टडीज ने इस आइडिया को डिसमेंटल कर दिया कि न्यूक्लियर फैमिली ही नेचुरल यूनिट है।
जैसे टोडा ट्राइब वाला एग्जाम्पल। हाँ, नीलगिरी हिल्स की टोडा ट्राइब में पॉलीएंड्री एक प्रैक्टिस होती है। वहाँ पैटर्निटी बायोलॉजी से नहीं बल्कि एक सोशल सेरेमनी, बो एंड एरो सेरेमनी से डिसाइड होती है। तो जो हस्बैंड ये सेरेमनी करता है वही सोशल फादर माना जाता है। यस, इससे साबित होता है कि फैमिली कोई फिक्स चीज नहीं है। राइट। और यहीं पर मेयर फोर्टिस का 1958 का डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आता है। उन्होंने दिखाया कि फैमिली स्टैटिक नहीं है, ये टाइम के साथ बदलती है। तो इस सबको रैप अप करने के लिए कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि इन स्टडीज ने एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा थियोरेटिकल शिफ्ट लाया। हम रिजिड बायोजेनेटिक मॉडल से दूर हटकर एक फ्लेक्सिबल, रिलेशनल और प्रैक्टिस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ गए। जैसे डेविड स्नाइडर ने कहा। हाँ, कि किनशिप और फैमिली कल्चरल सिंबल्स हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल कंपल्शंस नहीं। सुपर क्लियर। चलो कुछ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, आंसर को सोशल रिप्रोडक्शन, किनशिप और फैमिली में स्ट्रक्चर करना मार्क्स के लिए क्यों जरूरी है? ये एग्जामिनर को दिखाता है कि तुमने क्वेश्चन के हर पार्ट को समझा है और एड्रेस किया है। तुम्हारा आंसर स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। क्लैरिटी के पूरे मार्क्स मिलते हैं। कोर्स इसका बस इतना मतलब है कि मैरिज कोई ऑल इन वन पैकेज नहीं है। ये अलग अलग राइट्स का कलेक्शन है। किसी सोसाइटी की मैरिज में सिर्फ सेक्सुअल राइट्स हो सकते हैं, किसी और में प्रॉपर्टी राइट्स भी ऐड हो जाते हैं। ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। ठीक है। तीसरा, एवंस प्रिचर्ड या कैथलीन गॉफ जैसे स्कॉलर्स को मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तुम्हारे आंसर को एविडेंस बेस्ड बनाता है। तुम सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स फेमस, क्रेडिबल रिसर्च पर बेस्ड है। ये प्रूव करता है कि यू नो योर स्टफ। फोर्थ, नायर मैट्रिलिनियल तारावाद एक टिपिकल पेट्रिलिनियल सिस्टम से इतना अलग कैसे है? ये एकदम ऑपोजिट है। पैट्रिलिनियल सिस्टम में सब कुछ फादर के थ्रू चलता है, लीनिएज, प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। मैट्रिलिनियल में सब कुछ मदर के थ्रू चलता है। तुम्हारी आइडेंटिटी और इनहेरिटेंस तुम्हारी माँ की साइड से आती है। गॉट इट। पांचवा सवाल, इंट्रोडक्शन में ही एडमंड लीच का जिक्र करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि ये उस सेंट्रल थिंकर को इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करता है जिसने इस टॉपिक में रेवोल्यूशन लाया। इससे एक पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन बनता है और एग्जामिनर को पता चलता है कि तुम्हें इस डिबेट की हिस्ट्री पता है। और आखिरी सवाल, जैनेट कॉस्टन का एक्वायर्ड किनशिप का आइडिया आजकल रेलेवेंट है, जैसे ब्लेंडेड फैमिलीज या बहुत क्लोज फ्रेंडशिप्स के लिए? इनक्रेडिबली रेलेवेंट। उनका आइडिया बताता है कि फैमिली सिर्फ ब्लड से नहीं बल्कि प्यार, केयर और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। ये हमें मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर्स को समझने में हेल्प करता है, जहां हमारी चोजन फैमिली हमारे बायोलॉजिकल रिलेटिव्स जितनी ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। परफेक्ट। अब वीडियो को पॉज करो और इस लाइन को बोलने की प्रैक्टिस करो। Edmund Leach defined marriage as a bundle of rights challenging the idea of a universal, biologically rooted union. Practice now. इन शॉर्ट, अलग अलग तरह की मैरिजेस ने ये साबित कर दिया कि फैमिली और किनशिप जैसे कॉन्सेप्ट्स सोशल क्रिएशंस हैं, बायोलॉजिकल रूल्स नहीं। समझे? Wow, that was mind-bending. चलो अब थोड़ा और पास में ट्रैवल करते हैं। हमारा अगला सवाल है, What are the major theories proposed in support of the origin of food production? How the change in subsistence economy brought revolution during this period? 15. और इसका broad micro theme है The Neolithic Revolution, the shift from foraging to food production and its transformative socio-cultural impacts, the revolution that changed everything, farming. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला, इंसानों ने फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन क्यों शुरू किया? इसकी बड़ी थ्योरीज क्या है? और दूसरा, हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग की तरफ इस शिफ्ट ने ह्यूमन सोसाइटी को पूरी तरह से कैसे बदल दिया? बिल्कुल। एक मोमेंट के लिए अपनी लाइफ इमेजिन करो। हर रोज तुम्हें खाना ढूंढने के लिए जंगल जाना पड़ता है और कोई गारंटी नहीं है कि कुछ मिलेगा। हाँ, फिर एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है, हे, मैं इन सीड्स को यहीं उगा सकता हूँ। सडनली तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। तुम एक परमानेंट घर बना सकते हो, सेटल हो सकते हो और एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर कर सकते हो। बस यही छोटा सा आइडिया नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का स्पार्क था। तो चलो इस आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। शुरुआत कैसे करें? हमारे इंट्रोडक्शन में उस इंसान का नाम जरूर आना चाहिए जिसने ये टर्म दिया, वी गॉर्डन चाइल्ड। 1936 में उन्होंने इस शिफ्ट को नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा। राइट। ये वो पीरियड था जब ह्यूमंस हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ गए। इस शिफ्ट ने आगे आने वाली हर चीज की नींव रखी, सेरेंटिज्म, फूड सरप्लस और आखिर में सिविलाइजेशंस। ओके, अब आते हैं आंसर के बॉडी पर। सवाल का पहला हिस्सा, फार्मिंग शुरू होने की मेजर थ्योरीज। पहली कौन सी है? पहली बड़ी थ्योरी है ओएसिस थ्योरी। ये भी वी गॉर्डन चाइल्ड ने दी थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि आइस एज के बाद क्लाइमेट बहुत ड्राई हो गया। सो इंसान, जानवर, प्लांट सब पानी के स्रोतों या ओएसिस के पास आने पर मजबूर हो गए। एग्जैक्टली। और इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी से उनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना और आखिर में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। एक क्लासिक थ्योरी, पर मुझे लगता है इससे सब अग्री नहीं करते होंगे। सही कहा। फिर आए रॉबर्ट ब्रेडवुड अपनी हिली फ्लैंक्स हाइपोथेसिस के साथ। उन्होंने फर्टाइल क्रेसेंट में साइट्स एक्सकवेट की और आर्ग्यू किया कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से नहीं शुरू हुआ। तो फिर क्यों? उनके मुताबिक ये तब शुरू हुआ जब ह्यूमंस एक सर्टेन लेवल की कल्चरल रेडीनेस के तक पहुंच गए, और ये उन जगहों पर शुरू हुआ जहां व्हीट और बार्ली के वाइल्ड एंसेस्टर्स आराम से उगते थे। लॉजिकली वही शुरू होगा ना। मेक सेंस। पर पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या? उसका कोई रोल था? एब्सोल्युटली। यहाँ आती है लुइस बिनफोर्ड और केंट फ्लैनरी की पॉपुलेशन प्रेशर थ्योरी। उनका कहना था कि ऑप्टिमल हंटिंग जोन्स में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि लोगों को मार्जिनल कम रिसोर्स वाले एरियाज में जाना पड़ा और वहां सर्वाइव करने के लिए उन्हें एग्रीकल्चर शुरू करना पड़ा। हाँ, ये एक जरूरत बन गई। तो अब तक हमारे पास क्लाइमेट चेंज, कल्चरल रेडीनेस और पॉपुलेशन प्रेशर है। कोई और इंपॉर्टेंट थियरीज? हाँ, कुछ और हैं जो जरूर मेंशन करनी चाहिए।
केंट फ्लैनरी ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेवोल्यूशन BSR मॉडल भी दिया। उन्होंने कहा कि ये शिफ्ट अचानक नहीं हुआ। फोरेजर्स धीरे धीरे बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करने लगे, छोटे जानवर, फिश, स्नेल्स और कई तरह के प्लांट्स। और इसी डाइवर्सिफिकेशन से आगे जाकर डोमेस्टिकेशन हुआ। करेक्ट। फिर है डेविड रिंडस की को एवोल्यूशनरी थ्योरी, जो कहती है कि ये इंसान और प्लांट्स के बीच एक अनइंटेंशनल म्यूचुअल रिलेशनशिप था। और आखिर में ब्रायन हेडन का मजेदार सोशल कंपटीशन फीस्टिंग मॉडल। फीस्टिंग मॉडल। हाँ, ये सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चर सोशल स्टेटस के लिए शुरू हुआ ताकि एम्बिशियस लोग बड़ी बड़ी दावतें दे सकें और प्रेस्टीज हासिल कर सकें। ओके, तो ये क्यों वाला पार्ट कवर हो गया। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, इस चेंज का रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट। राइट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फूड कलेक्शन से फूड प्रोडक्शन के शिफ्ट ने सरप्लस क्रिएट किया। हिस्ट्री में पहली बार इंसानों के पास जरूरत से ज्यादा खाना था, जिसे स्टोरेज की जरूरत पड़ी, जैसे पॉटरी, और लोग सेडेंट्री हो गए। बिल्कुल। और पॉपुलेशन इम्पैक्ट का क्या? एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटीज को सपोर्ट कर सकता था। ज्यादा खाना मतलब ज्यादा लोग, लेकिन एक डाउनसाइड भी था। क्या? एक जगह रहने से बीमारियां बढ़ी और डाइट में डाइवर्सिटी कम होने से न्यूट्रिशनल स्ट्रेस भी आया। और सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट। ये बहुत बड़ा था। फूड सरप्लस ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को जन्म दिया, यानी इनइक्वालिटी। कुछ लोगों के पास दूसरों से ज्यादा रिसोर्सेज आ गए। सोसाइटी एगैलिटेरियन यानी बराबरी वाली से कॉम्प्लेक्स चीफडम्स की तरफ बढ़ गई। हाँ, जहां लीडर्स होते थे। इसने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, वीविंग, पॉटरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसान ने डिफॉरेस्टेशन और इरिगेशन के जरिए अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवली बदलना शुरू कर दिया। तो कंक्लूजन के लिए ये साफ है कि ये सिर्फ खाना पाने के तरीके में बदलाव नहीं था। एग्जैक्टली। कंक्लूजन में ये लिखना चाहिए कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन एक वाटरशेड इवेंट था जिसने ह्यूमन हिस्ट्री का रास्ता ही बदल दिया। वी गॉर्डन चाइल्ड के शब्दों में, इसने इंसान को नेचर में एक पैसिव पार्टिसिपेंट से अपने एनवायरनमेंट का एक्टिव कंट्रोलर बना दिया। और इसने मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन की नींव रखी। परफेक्ट। फैंटास्टिक। चलो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, इतनी सारी थियरीज, ओएसिस, हिली फ्लैंक्स एक्सेट्रा लिखना क्यों जरूरी है? एक से काम नहीं चलेगा। नहीं, मल्टीपल थियरीज लिखने से तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दिखती है। ये बताता है कि तुम जानते हो कि इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है, बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। दूसरा, नियोलिथिक रेवोल्यूशन टर्म यूज करना इतना इंपैक्टफुल क्यों है? क्योंकि रेवोल्यूशन शब्द इस चेंज के स्केल को बताता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, इसने इंसानी लाइफ के हर एस्पेक्ट को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सिग्नल करता है कि तुम्हें बिग पिक्चर समझ में आ गया है। तीसरा, फूड सरप्लस और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक क्या है? सिंपल, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा खाना है तो तुम्हारे पास पावर है, तुम उसे ट्रेड कर सकते हो या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो। इससे एक पावर डिफरेंशियल क्रिएट होता है और सोसाइटी लेयर्स में बट जाती है, अमीर और गरीब, पावरफुल और कमजोर। चौथा, पॉजिटिव इंपैक्ट्स के साथ नेगेटिव इंपैक्ट्स जैसे बीमारी और न्यूट्रिशनल स्ट्रेस मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक बैलेंस्ड और क्रिटिकल एनालिसिस दिखाता है। तुम सिर्फ एग्रीकल्चर की तारीफ नहीं कर रहे हो, तुम समझते हो कि इस ट्रांजिशन के कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस और ड्रॉबैक्स भी थे, जो एक मैच्योर आंसर की निशानी है। पांचवा, तुमने वी गॉर्डन चाइल्ड को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों में यूज किया। ये अच्छी स्ट्रेटजी क्यों है? ये तुम्हारे आंसर को एक साफ फ्रेम देता है। तुम उनके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हो और उन्हीं के आइडिया पर कंक्लूड करके अपने आर्गुमेंट को नीटली रैप अप करते हो। ब्रेटवुड की कल्चरल रेडीनेस का असल में मतलब क्या है? लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए थे। ये कई चीजों का मिक्स है। इसका मतलब है कि इंसानों ने अपने एनवायरनमेंट, प्लांट्स और सीजन्स को काफी गहराई से समझना शुरू कर दिया था। उनके पास जरूरी टूल्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी थे। ये कोई जीनियस स्ट्रोक नहीं था, बल्कि नॉलेज का ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन था। करेक्ट। ओके एवरीवन, प्रैक्टिस के लिए तैयार। पॉज करो और इस लाइन को रिपीट करो। द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, अ टर्म कॉइन्ड बाय वी गॉर्डन चाइल्ड, ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन सोसाइटीज फ्रॉम फॉरेजिंग टू फूड प्रोडक्शन, लीडिंग टू सेडेंटिज्म, सरप्लस एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। रिहर्स इट। और मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, फूड प्रोडक्शन कई कॉम्प्लेक्स रीजन से शुरू हुआ और इसने इंसान को अपने एनवायरनमेंट का कंट्रोलर बनाकर सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑलराइट, चलो अब अपनी रूट्स में और भी गहरा उतरते हैं। अगला सवाल है, critically discuss the centrality of the African continent in the narrative of human evolution. 15 marks. और हमारा broad micro theme है Africa's status as the cradle of humankind, based on fossil, archaeological and genetic evidence, balanced against contemporary models of global hominin interaction. the cradle of humankind. यहाँ कीवर्ड critically discuss लग रहा है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ रीजंस लिस्ट नहीं कर सकते कि अफ्रीका क्यों सेंट्रल है। हमें लिमिटेशंस या ऑल्टरनेटिव व्यूज भी देखने होंगे, राइट? You nailed it. Critically discuss का मतलब ही ये है कि सिक्के के दोनों पहलू दिखाओ। तुम्हें अफ्रीका की सेंट्रलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना है और फिर उसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के साथ इवैल्यूएट करना है। तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करें? हम इस आइडिया के ओरिजिन से शुरू कर सकते हैं। इसका हिंट सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1871 में दिया था, लेकिन इसको बड़ा साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत बाद में 1987 में मिला। अच्छा। हाँ, केन, स्टोनकिंग और विल्सन की एक स्टडी से। उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस ने सभी मॉडर्न ह्यूमंस के लिए एक रीसेंट अफ्रीकन ओरिजिन RAO कंफर्म किया। ये एक सॉलिड स्टार्ट है। तो बॉडी के लिए पहले अफ्रीका के पक्ष में केस बनाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है? सबसे पहले कंटिन्यूअस फॉसिल रिकॉर्ड।
अफ्रीका 6-7 मिलियन साल पुराना सबसे लंबा और कंप्लीट होमिनिन एवोल्यूशन का रिकॉर्ड देता है। जैसे लूसी। हाँ, साहेलांथ्रोपस जैसे अर्ली होमिनिन से लेकर लूसी जैसे फेमस ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स तक। लुइस और मैरी लीकी की ओल्डवाई गॉज में डिस्कवरीज ने ये दिखाया कि बाइपीडलिज्म, 2 पैरों पर चलना, हमारे ब्रेन्स के बड़े होने से बहुत पहले इवॉल्व हुआ। ओके, तो हमारे पास हड्डियां हैं, टेक्नोलॉजी और बिहेवियर का क्या? वो है दूसरा पिलर ऑफ एविडेंस, टेक्नोलॉजिकल एंड बिहेवियरल ओरिजिन्स। सबसे पुरानी स्टोन टूल इंडस्ट्रीज सिंपल ओल्डोवान टूल से लेकर कॉम्प्लेक्स एचुलियन हैंड एक्सेस तक सब अफ्रीका में शुरू हुई। और सिंबॉलिक बिहेवियर, हाँ, साउथ अफ्रीका के ब्लोम्बॉस केव जैसी साइट्स पर सिंबॉलिक बिहेवियर जैसे ओकरे का यूज और इंग्रेविंग्स के एविडेंस मिले हैं जो यूरोप से कहीं ज्यादा पुराने हैं। ये सजेस्ट करता है कि बिहेवियरल मॉडर्निटी भी अफ्रीका में शुरू हुई। और हमारा डीएनए क्या कहता है? जेनेटिक एविडेंस। ये है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल पॉइंट, जेनेटिक डाइवर्सिटी। मॉलिक्यूलर स्टडीज लगातार दिखाती हैं कि इंसानों की सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी अफ्रीकन पॉपुलेशंस में है और बाकी दुनिया में सभी नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशंस में इस डाइवर्सिटी का सिर्फ एक सबसेट है। ऐसा ही होना चाहिए अगर एक छोटा ग्रुप अफ्रीका से निकलकर बाकी दुनिया में बस गया हो। फेमस माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस भी अफ्रीका में रहने वाली एक कॉमन मैटर्नल एंसेस्टर की तरफ इशारा करती है। ओके, अफ्रीका के लिए केस बहुत स्ट्रांग है। अब क्रिटिकल पार्ट के लिए हम इसको चैलेंज कैसे करें? लिमिटेशंस क्या हैं? यहीं पर एक अच्छा आंसर एक ग्रेट आंसर बनता है। पहले हम डिस्कस करते हैं एसिमिलेशन एंड जीन फ्लो। मतलब स्ट्रिक्ट आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल कहता है कि मॉडर्न ह्यूमंस ने निएंडरथल्स जैसी आर्केक पॉपुलेशंस को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया, लेकिन एंशिएंट डीएनए एनालिसिस ने दिखाया है कि ये सच नहीं है। इंटरब्रीडिंग हुई थी? हाँ, लिमिटेड इंटरब्रीडिंग हुई थी। मॉडर्न नॉन अफ्रीकन्स में थोड़ा सा निएंडरथल डीएनए होता है। ये मिलफर्ड वोल्पॉफ के मल्टी रीजनल इवोल्यूशन जैसे ऑल्टरनेटिव मॉडल्स को सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंग। तो ये एक सिंपल रिप्लेसमेंट स्टोरी नहीं है। कोई और क्रिटिकल पॉइंट्स? हाँ, दूसरा है रिसर्च एंड टेफोनोमिक बायस। हमें ये पूछना होगा, क्या अफ्रीका इसलिए सेंट्रल है क्योंकि सब कुछ वहीं हुआ, या इसलिए कि हमने सबसे ज्यादा वहीं देखा है? मतलब ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली में ऐसी जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो फॉसिल्स को प्रिजर्व करने के लिए परफेक्ट हैं। इसे कहते हैं टेफोनोमिक बायस। प्रेजर्वेशन प्रोसेस खुद हमारे फाइंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है दूसरे रीजन्स अंडर रिप्रेजेंटेड हो क्योंकि वहां फॉसिल्स अच्छे से सर्वाइव नहीं करते। तो इस कॉम्प्लेक्स डिबेट को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। अफ्रीका बिना शक के ह्यूमन काइंड की प्राइमरी एवोल्यूशनरी लेबोरेटरी है, लेकिन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग अब इसे एक आइसोलेटेड क्रेडल की तरह देखने से हटकर एक ग्लोबली इंटरैक्टिव एवोल्यूशनरी प्रोसेस का कोर नोड मान रही है। अच्छा, हम रिचर्ड पॉट्स की वेरिएबिलिटी सिलेक्शन हाइपोथेसिस से एंड कर सकते हैं, जो कहती है कि अफ्रीका का हाईली वेरिएबल क्लाइमेट ही वो चीज है जिसने उस अडैप्टेबिलिटी को बनाया, जिसने इंसानों को आखिर में वहां से निकलकर पूरे प्लैनेट को कॉन्कर करने में मदद की। एक्सीलेंट। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। 1, इंट्रो में डार्विन और कैन स्टोन किंग विल्सन दोनों को मेंशन क्यों करें? क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेप्थ और मॉडर्न वैलिडेशन दोनों दिखाता है। डार्विन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं और कैन स्टोन किंग विल्सन पावरफुल जेनेटिक प्रूफ। दोनों को मेंशन करने से तुम्हारा आंसर बहुत वेल राउंडेड लगता है। एक क्रिटिकली डिस्कस क्वेश्चन में क्या सिर्फ एक साइड लेना ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्रिटिकली डिस्कस का पूरा पॉइंट ही ये है कि तुम कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकते हो। तुम्हें एविडेंस इन फेवर प्रेजेंट करना है, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या लिमिटेशंस, और आखिर में एक बैलेंस्ड सिंथेसाइज्ड कंक्लूजन देना है। अब टेफोनोमिक बायस को फिर से सिंपल टर्म्स में समझा सकते हो? ऑफ कोर्स। इसका बस इतना मतलब है कि फॉसिल रिकॉर्ड इस बात से बायस्ड है कि क्या चीज प्रिजर्व होती है। ऐसे सोचो, अगर तुम सिर्फ स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी खोई हुई छाबियां ढूंढोगे तो तुम्हें सिर्फ वही छाबियां मिलेंगी जो स्ट्रीट लाइट के नीचे खोई थीं। तुम्हें लगेगा कि सारी छाबियां वहीं खोती हैं, पर ये एक बायस है। क्या माइटोकॉन्ड्रियल ईव का मतलब है कि वो उस समय की अकेली औरत थी? ग्रेट क्वेश्चन, और ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। नहीं, इसका मतलब है कि वो उस समय की अकेली औरत है जिसकी डायरेक्ट अनब्रोकन मैटरनल लाइन आज जिंदा हर एक इंसान तक पहुंची है। और भी बहुत सी औरतें थीं, पर उनकी मैटरनल लाइंस कहीं ना कहीं आगे जाके खत्म हो गईं। मिलफर्ड वुल्फॉफ के मल्टी रीजनल मॉडल को मेंशन करना आंसर के क्रिटिकल एस्पेक्ट में कैसे हेल्प करता है? ये दिखाता है कि तुम मेजर कंपीटिंग साइंटिफिक थियरीज के बारे में जानते हो। तुम सिर्फ सबसे पॉपुलर आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल रिपीट नहीं कर रहे हो, तुम साइंटिफिक डिबेट को एक्नॉलेज कर रहे हो, जो एक गहरी न्यूअन्स्ड अंडरस्टैंडिंग की निशानी है। एंड सिक्स्थ, कंक्लूजन में रिचर्ड पॉट्स की वेरिएबिलिटी सिलेक्शन हाइपोथेसिस से लिंक करना स्मार्ट क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे कंक्लूजन को एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एंकर देता है। तुम सिर्फ फैक्ट्स को समराइज नहीं कर रहे हो, तुम एक लीडिंग साइंटिफिक हाइपोथेसिस का यूज करके अपने फाइनल आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, जो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है आंसर एंड करने का। ओके, इसको प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करो और ये लाइन बोलो। Africa is considered the cradle of humankind due to its unparalleled fossil record and genetic diversity, but modern models suggest an interactive global process, not isolation. Practice. इन शॉर्ट, अफ्रीका ह्यूमन एवोल्यूशन का सेंटर है, लेकिन ये कोई सोलो शो नहीं था। ग्लोबल इंटरैक्शंस और जीन फ्लो ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया। Okay. चलो फॉसिल से फिलॉसफी की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये अगला सवाल काफी डीप है। हाउ द थियरीज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म आर रेलेवेंट इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। 20, और यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम है पोस्ट मॉडर्निज्म एज अ टूल फॉर डिसमेंटलिंग डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स एंड लेजिटिमाइजिंग द वॉइसेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। Postmodernism for the people. ये टॉपिक थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। सवाल पूछ रहा है कैसे ये थियरीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को हेल्प करती हैं। हमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। एग्जैक्टली।
और इंट्रोडक्शन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका उस इंसान से है जिसने इसकी सबसे फेमस डेफिनेशंस में से एक दी, जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड। ओके 1979 में उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन किया एज एन इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। रुको, incredulity towards meta narratives, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? ये बड़ी यूनिवर्सल कहानियों पर विश्वास न करना कहने का एक फैंसी तरीका है। बड़ी कहानियां जैसे प्रोग्रेस या मॉडर्निटी या साइंस। पोस्ट मॉडर्निज्म हर उस एक कहानी पर सवाल उठाता है जो ये क्लेम करती है कि उसके पास सबके लिए, हर जगह के लिए सारे आंसर्स हैं, क्योंकि ये बड़ी कहानियां या मेटा नैरेटिव्स अक्सर छोटे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एक्सपीरियंसेस को साइलेंट कर देती हैं। अच्छा, तो एंथ्रोपोलॉजी में से फोकस शिफ्ट हो गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ढूंढने से हटकर ये समझने पर कि पावर, लैंग्वेज और रिप्रेजेंटेशन कैसे कुछ ग्रुप्स को क्रिएट और एक्सक्लूड करते हैं। ओके, ये समझ में आया। ऑफिशियल स्टोरी पर संदेह करो, तो आंसर के बॉडी में हम इसको सोशल जस्टिस से कैसे कनेक्ट करें? हम इसको कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस में तोड़ सकते हैं। पहला, चैलेंजिंग ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ प्रोग्रेस। पोस्टमॉडर्निज्म डेवलपमेंट की उस यूनिवर्सल स्टोरी को रिजेक्ट करता है जो अक्सर ट्राइबल कम्युनिटीज, दलित्स या दूसरी माइनॉरिटीज को बैकवर्ड या प्रिमिटिव लेबल करती है। तो ये कम्युनिटीज को एम्पावर करता है कि वो प्रोग्रेस और जस्टिस को अपनी टर्म्स पर डिफाइन करें। बिल्कुल। और मैं जानती हूँ कि थिंकर मिशेल फोको पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ फिट होते हैं? वो हमारा दूसरा की पॉइंट है, पावर नॉलेज रिलेशंस। फुको ने ब्रिलियंटली दिखाया कि नॉलेज कभी न्यूट्रल नहीं होती, वो हमेशा पावर से जुड़ी होती है। मतलब इंस्टीट्यूशंस जैसे मेडिसिन, लॉ या साइंस ऐसी नॉलेज क्रिएट करते हैं जो नॉर्मल और एब नॉर्मल को डिफाइन करती है, और वो इसका यूज लोगों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अच्छा, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फुको की थियरी को ओप्रेसिव लेबल्स को चैलेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे कॉलोनियल एरा का टर्म क्रिमिनल ट्राइब्स, वो दिखा सकते हैं कि ये नॉलेज असल में कंट्रोल का एक टूल था। तो नॉलेज खुद एक हथियार हो सकती है। डीकंस्ट्रक्शन के आइडिया का क्या? वो हमारा तीसरा पॉइंट है, फ्रॉम द फिलोसोफर जैक्स डेरिडा, डीकंस्ट्रक्शन एंड हिडन हायरार्कीज। डीकंस्ट्रक्शन लाइंस के बीच में पढ़ने जैसा एक मेथड है। ओके ये हमें टेक्स्ट्स, लॉज और ट्रेडिशंस में छुपे हुए बायसेस और हायरार्कीज ढूंढने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एक्टिविस्ट्स रिलीजियस टेक्स्ट्स या कस्टमरी लॉज को रीइंटरप्रेट करने के लिए डीकंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, ताकि कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस को चैलेंज किया जा सके। ये तो सब उन लोगों को आवाज देने के बारे में लग रहा है जिन्हें चुप करा दिया गया है। प्रिसाइसली। और ये हमें चौथे पॉइंट पर लाता है, एपिस्टेमिक जस्टिस एंड द सबॉल्टन। थिंकर्स जैसे एडवर्ड सईद ने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में एक्सपोज किया कि कैसे कॉलोनियल नॉलेज ने ईस्ट का एक इंफीरियर और एक्सोटिक वर्जन बनाया। और गायत्री स्पिवाक, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया सवाल के साथ, कैन द सबॉल्टन स्पीक? सबॉल्टन यानी सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड, सबसे नीचे के लोग। उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे डोमिनेंट एकेडमिक और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज उनकी आवाज को सुनना नामुमकिन बना देते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म इससे लड़ता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ नॉलेज जैसे ओरल ट्रेडिशंस और इंडिजिनस विजडम को वैलिडेट करके। इसे कहते हैं एपिस्टेमिक जस्टिस को प्रमोट करना। जिससे रिसर्चर्स के काम करने का तरीका भी बदलता है, राइट? हाँ, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, रिफ्लेक्सिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे जेम्स क्लिफर्ड और जॉर्ज मार्कस ने आर्ग्यू किया कि एथनोग्राफी कोई ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, ये एक बनाई हुई कहानी है, एक नैरेटिव। करेक्ट। इसलिए रिसर्चर को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उन्हें अपनी पावर, बायसेस और उस स्टोरी को बनाने में अपने रोल पर लगातार सवाल उठाने चाहिए। तो इससे कोलैबोरेटिव रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। हाँ, जहां मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स अपने लिए बोलते हैं, ना कि उनके लिए कोई और बोलता है। तो इस सबको कंक्लूजन में कैसे जोड़ेंगे? कंक्लूजन ये है कि पोस्ट मॉडर्न थियोरीज सोशल जस्टिस के लिए इंडिस्पेंसेबल टूल्स है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्रेसिव नॉलेज सिस्टम्स को डिसमेंटल करती हैं, लैंग्वेज में पावर के छुपे हुए काम को एक्सपोज करती हैं और मार्जिनलाइज्ड के एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करती हैं। So by accepting that all truths are partial, we can create a more democratic and inclusive anthropology, जो सच में एम्पावरमेंट के गोल को सर्व करती है। सुपर ब्रेकडाउन। क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। 1. इंट्रो में लियोटार्ड को कोट करना इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म की सबसे आइकॉनिक और वाइडली साइटेड डेफिनेशंस में से एक दी। यूज करने से तुरंत पता चलता है कि तुम फाउंडेशनल थिंकर्स और टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट्स को जानते हो। क्या तुम मेटा नैरेटिव का एक और सिंपल एग्जांपल दे सकते हो? श्योर। ये आइडिया कि सभी सोसाइटीज एक ही रास्ते पर वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा मेटा नैरेटिव है। पोस्ट मॉडर्निज्म इस पर सवाल उठाएगा और कहेगा, रुको, क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के और भी वैलिड फॉर्म्स हैं? क्या ये सच में सबके लिए प्रोग्रेस है? इतने सारे अलग अलग थिंकर्स, फुको, डेरिडा, स्पिवाक को मेंशन क्यों करना है? ये दिखाता है कि तुम समझते हो कि पोस्ट मॉडर्निज्म कोई एक सिंगल थियरी नहीं है, ये एक डाइवर्स फील्ड ऑफ थॉट है जिसमें बहुत से कंट्रीब्यूटर्स हैं। इससे तुम्हारे आंसर में डेप्थ आती है। एपिस्टेमिक जस्टिस एक सेंटेंस में क्या है? एपिस्टेमिक जस्टिस का मतलब है सभी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को रिस्पेक्ट और रिकग्निशन देना, खासकर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की नॉलेज को, ये मानने के बजाय कि सिर्फ वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज ही सच या वैलिड है। रिफ्लेक्सिविटी खासकर एंथ्रोपोलॉजी में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का प्राइमरी मेथड एथनोग्राफी है, जहां एक रिसर्चर, जो अक्सर एक आउटसाइडर होता है, दूसरी कल्चर को स्टडी करता है। रिफ्लेक्सिविटी एक एथिकल टूल है जो रिसर्चर को अपनी पावर पोजीशन और बायसेस के बारे में अवेयर रहने पर मजबूर करता है। एंड सिक्स्थ, इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो इन्हीं आइडिया से निकला है, सोशल जस्टिस के लिए इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है कि अलग अलग तरह के ऑपरेशन अलग अलग नहीं होते, वो ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं।
जैसे एक दलित महिला को भेदभाव का सामना सिर्फ उसकी कास्ट या सिर्फ उसके जेंडर की वजह से नहीं करना पड़ता, बल्कि दोनों के यूनिक इंटरसेक्शन की वजह से करना पड़ता है। ब्रिलियंट। चलो इसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। पॉज करो और ये लाइन बोलो। Postmodernism promotes social justice by deconstructing meta-narratives and exposing power-knowledge relations, thereby empowering marginalized voices. Practice now. इन शॉर्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म सोशल जस्टिस हासिल करने में हेल्प करता है बड़ी ऑफिशियल कहानियों पर सवाल उठाकर, छुपे हुए पावर को एक्सपोज करके और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देकर जिन्हें चुप करा दिया गया है। ऑलराइट, फिलॉसफी से हार्डकोर जेनेटिक्स पर आते हैं। अगला सवाल है जीनोम वाइड डिजीज एसोसिएशन स्टडीज GWAA एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिजीज डिस्कस 15 और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ GWAS इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डिटर्मिनिस्टिक टू पॉलीजेनिक एंड बायोकल्चरल मॉडल्स ऑफ हेल्थ डिकोडिंग आवर DNA द जीनोम वाइड रेवोल्यूशन। सवाल में डिस्कस लिखा है, जिसका मतलब है कि हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों पर बात करनी है, एडवांसमेंट्स पर भी और लिमिटेशंस पर भी। You've got it. एक डिस्कस क्वेश्चन एक बैलेंस्ड व्यू मांगता है, तो इंट्रोडक्शन के लिए हमें डिफाइन करना चाहिए कि GWAS क्या है। ओके, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज एक रिसर्च अप्रोच है जो बहुत सारे लोगों के पूरे जीनोम को स्कैन करता है ताकि जेनेटिक वेरिएशंस, जिनको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के बीच स्टैटिस्टिकल एसोसिएशंस ढूंढ सकें। इसको आसान बनाते हैं। हाँ, हम पीटर डॉनली जैसे एक्सपर्ट को कोट कर सकते हैं, जिन्होंने कहा कि GAWS एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम सिंगल डिजीज जीन्स ढूंढने से आगे बढ़ गए हैं। तो अब हम हेल्थ को पॉलीजेनिक और प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना की तरह समझते हैं। बिल्कुल। पॉलीजेनिक और प्रोबेबिलिस्टिक, इन टर्म्स का क्या मतलब है? पॉलीजेनिक का मतलब है कि ज्यादातर कॉमन डिजीजेस जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज एक सिंगल फॉल्टी जीन से नहीं होती, बल्कि सैकड़ों या हजारों जीन्स के छोटे छोटे कंबाइंड इफेक्ट से होती हैं। और प्रोबेबिलिस्टिक? प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है कि इन जीन्स का होना ये गारंटी नहीं करता कि तुम्हें बीमारी होगी ही, ये सिर्फ तुम्हारा रिस्क या प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। ओके, ये बहुत क्लियर है। तो आंसर के बॉडी में GWAS ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को आखिर एडवांस कैसे किया? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, एडवांसिंग डिजीज मैकेनिज्म्स एंड प्रिडिक्टिव मेडिसिन्स। GWAS ने टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कॉमन कंडीशन से जुड़े जेनेटिक वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत सफलता पाई है। और इन वेरिएंट्स को ढूंढने का प्रैक्टिकल यूज क्या है? इस डेटा का यूज पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर्स PRS बनाने के लिए किया जाता है। इसे एक जेनेटिक रिपोर्ट कार्ड की तरह सोचो, जो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए तुम्हारा ओवरऑल रिस्क बताता है। तो इससे हाई रिस्क लोगों को सिम्टम्स आने से पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हाँ, और इससे प्रिवेंटिव मेडिसिन का रास्ता खुलता है। इसने ड्रग डेवलपर्स को प्रिसिजन मेडिसिन के लिए नए टारगेट्स भी दिए हैं। ये तो पावरफुल है, पर ये एंथ्रोपोलॉजी के कल्चर और पॉपुलेशंस में इंटरेस्ट से कैसे कनेक्ट होता है? ये हमारा दूसरा की पॉइंट है, बायोकल्चरल इंटीग्रेशन एंड पॉपुलेशन वेरिएशन। GWS फाइंडिंग साफ साफ दिखाती है कि जेनेटिक रिस्क ही सब कुछ नहीं है। मतलब ये हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल के साथ इंटरेक्शन से आगे बढ़ता है। ये एंथ्रोपोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट, अ बायोकल्चरल अप्रोच टू हेल्थ, को रीइंफोर्स करता है। तो अब तक तो GWS अमेजिंग लग रहा है। अब आते हैं क्रिटिकल पार्ट पर। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ये एक बैलेंस्ड आंसर के लिए बहुत जरूरी है। पहली बड़ी लिमिटेशन है एक बहुत बड़ा यूरोसेंट्रिक बायस। यूरोसेंट्रिक बायस? हाँ, ज्यादातर GWS डेटा यूरोपियन एंसेस्ट्री के लोगों से आता है। इससे इसकी फाइंडिंग्स अफ्रीकन, एशियन और इंडिजिनस पॉपुलेशंस पर अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, और ये हेल्थ इनइक्वालिटीज को और बढ़ा सकता है। मतलब यूरोपियंस पर डेवलप किया गया एक पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर किसी नाइजीरियन या जापानीज इंसान के लिए गलत हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई और लिमिटेशंस है? हाँ, दूसरी को मिसिंग हेरिटेबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। इन सब डिस्कवरीज के बावजूद GWS से आइडेंटिफाई किए गए जेनेटिक वेरिएंट्स अक्सर एक बीमारी की एस्टिमेटेड हेरिटेबिलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी फैक्टर्स जैसे रेयर जेनेटिक वेरिएंट्स या एपिजेनेटिक्स भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। करेक्ट, जिनको GWS शायद मिस कर रहा है। तो आखिरी वर्डिक्ट क्या है कंक्लूजन में? कंक्लूजन ये होना चाहिए कि GWS के सामने चैलेंजेस हैं, खासकर क्लिनिकल ट्रांसलेशन और पॉपुलेशन बायस में, लेकिन इसने हेल्थ रिसर्च को सिंपलिस्टिक जेनेटिक डिटर्मिनिज्म से बहुत आगे बढ़ाया है। इसने हमें हेल्थ और डिजीज की एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटिव और बायोकल्चरल अंडरस्टैंडिंग की तरफ धकेला है। ग्रेट। चलो एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड करते हैं। 1. इंट्रोडक्शन में पीटर डॉनली जैसे नाम का यूज करना इफेक्टिव क्यों है? ये दिखाता है कि तुम सिर्फ टेक्निक को डिफाइन नहीं कर रहे हो, तुम फील्ड के की एक्सपर्ट्स और उनके पर्सपेक्टिव से भी वाकिफ हो। ये तुम्हारे ओपनिंग स्टेटमेंट को अथॉरिटी देता है। एक पॉलीजेनिक और एक मेंडेलियन डिजीज में बेसिक डिफरेंस क्या है? मेंडेलियन डिजीजेस जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक सिंगल जीन में म्यूटेशन से होती हैं, वो रेयर होती हैं और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न बहुत क्लियर होता है। पॉलीजेनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज कॉमन होती हैं और बहुत सारे जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से होती हैं। तुम एक पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर PRS को 10th ग्रेड की स्टूडेंट को कैसे समझाओगे? ये तुम्हारे जेनेटिक रिस्क के लिए एक ओवरऑल ग्रेड मिलने जैसा है। एक बड़े फेल के बजाय ये हजारों जीन्स के हजारों छोटे छोटे स्कोर्स का एवरेज है। ज्यादा स्कोर का मतलब ज्यादा रिस्क है, पर ये गारंटी नहीं है। GWS में यूरोसेंट्रिक बायस का एक रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है? हार्ट डिजीज के लिए एक दवाई यूरोपियन पॉपुलेशंस में आइडेंटिफाई किए गए जेनेटिक पाथवेज पर बेस्ड हो सकती है,
वही दवाई किसी अफ्रीकन या ईस्ट एशियन डिसेंट के इंसान के लिए कम इफेक्टिव या उसके साइड इफेक्ट्स अलग हो सकते हैं। ये सीधा हेल्थ इक्विटी को इम्पैक्ट करता है। मिसिंग हेरिटेबिलिटी प्रॉब्लम को मेंशन करना एक बेहतर आंसर कैसे बनाता है? ये दिखाता है कि तुम एक क्रिटिकल थिंकर हो। तुम टेक्नोलॉजी को सिर्फ फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम उसकी करंट साइंटिफिक लिमिटेशंस को भी एक्नॉलेज कर रहे हो। ये एक सोफिस्टिकेटेड और बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। और आखिर में कंक्लूजन में बायोकल्चरल अंडरस्टैंडिंग फ्रेज यूज करना एक एंथ्रोपोलॉजी पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डिसिप्लिन का एक कोर कॉन्सेप्ट है। वो फ्रेज तुम्हारे जेनेटिक्स के पूरे डिस्कशन को आखिर में एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ देता है, ये दिखाते हुए कि तुम बायोलॉजी और कल्चर के इंटरप्ले को समझते हो, जो इस सब्जेक्ट का पूरा पॉइंट है। ओके, चलो इसको लॉक करते, पॉज करो और ये लाइन बोलो। GWS has shifted our understanding from single gene determinism to a polygenic and biocultural model of health, despite challenges like Eurocentric bias. Rehearse it. और तुम्हारा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, GWS ने कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के जेनेटिक बेसिस की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दिया है, लेकिन डेटा डाइवर्सिटी और क्लिनिकल एप्लीकेशन में चैलेंजेस अभी भी हैं। ओके, आखिरी सेगमेंट के लिए चलो CSI की दुनिया में चलते हैं। सवाल है, एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इन फोरेंसिक एनालिसिस, डिस्कस द फेशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक 15। और यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम है, द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग इन लीगल एंड ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशंस, बोन्स डोंट लाई, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इन एक्शन। इस सवाल के दो साफ पार्ट्स हैं। पहले, ह्यूमन रिमेन्स की जनरल यूजफुलनेस, और दूसरा, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन को डिस्कस करना। परफेक्ट। एक अच्छा इंट्रोडक्शन फील्ड को डिफाइन करके हो सकता है, उसके पायनियर्स में से किसी एक को कोट करके। जैसे विल्टन M. क्रॉगमन ने डिफाइन किया, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की स्टडी और बायोलॉजी के साइंटिफिक नॉलेज को लीगल इन्वेस्टिगेशंस में अप्लाई करती है। इसका गोल रिमेन्स को आइडेंटिफाई करना और क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में हेल्प करना है। ये एक बहुत प्रोफेशनल स्टार्ट है। चलो बॉडी पर आते हैं। पार्ट 1, ह्यूमन रिमेन्स की यूटिलिटी। हड्डियां आखिर बता क्या सकती हैं? वो काफी कुछ बता सकती हैं। सबसे पहली और फंडामेंटल यूटिलिटी है एक बायोलॉजिकल प्रोफाइल बनाना। ओके, स्केलेटल रिमेन से एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट 4 की एट्रीब्यूट्स का अंदाजा लगा सकता है। सेक्स, जो पेल्विस और स्कल से पता चलता है। एज एट डेथ, दांतों और हड्डियों के फ्यूजन से। एंसेस्ट्री, चेहरे के ट्रेट से। और स्टैचर यानी हाइट, फीमर जैसी लंबी हड्डियों के मेजरमेंट से। ओके, ये हो गए बिग 4। इंसान की मौत कैसे हुई उसके बारे में क्या? वो है दूसरी यूटिलिटी, कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ डिटरमिन करना। हड्डियों का केयरफुल एनालिसिस ट्रॉमा के एविडेंस को रिवील कर सकता है, जैसे ब्लंट फोर्स, शार्प फोर्स या गन शॉट वुंड्स। अच्छा। और सबसे जरूरी, एक्सपर्ट्स पेरीमोर्टम ट्रॉमा, मौत के वक्त हुई इंजरीज, और पोस्टमार्टम डैमेज, मौत के बाद हुए चेंजेस के बीच फर्क कर सकते हैं। और अगर कोई आइडिया नहीं कि वो इंसान कौन था, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? वो है तीसरी यूटिलिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। हम यूनिक स्केलेटल मार्कर्स ढूंढते हैं, जैसे पुराने ठीक हो चुके फ्रैक्चर्स, सर्जिकल इम्प्लांट्स जिन पर सीरियल नंबर्स हों, या यूनिक डेंटल वर्क। और हाँ, DNA भी दांतों और हड्डियों से निकाला जा सकता है। फैसिनेटिंग। क्या हड्डियां ये भी बता सकती हैं कि इंसान का मारा? हाँ, ये एक और यूटिलिटी है, टाइम सिंस डेथ एस्टिमेट करना। ये डिकम्पोजिशन और बोन वेदरिंग के स्टेजेस को देखकर एस्टिमेट किया जा सकता है। और आखिर में एक पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशंस में। अच्छा। स्केलेटल एनालिसिस वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड्स के एविडेंस को डॉक्यूमेंट करने के लिए क्रिटिकल है, जिससे विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को जस्टिस मिलता है। इस फील्ड को लेजेंडरी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाइड स्नो ने पायनियर किया था। वाओ। ओके, ये पहला पार्ट अच्छे से कवर हो गया। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक। इसका पर्पस क्या है? इसका प्राइमरी पर्पस है एक अनआइडेंटिफाइड स्कल से चेहरा रिक्रिएट करना, ताकि पब्लिक रिकग्निशन जनरेट हो सके। ये एक इन्वेस्टिगेटिव टूल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन का मेथड नहीं है। बिल्कुल। तो ये किया कैसे जाता है? मेथोडोलॉजी क्या है? ये आमतौर पर 3 स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, टिश्यू डेप्थ मार्कर्स स्कल पर स्टैंडर्ड क्रेनियोफेशियल पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं। फिर दूसरा, मसल रिकंस्ट्रक्शन शुरू होता है। चेहरे के मसल्स को क्ले या डिजिटली लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। और तीसरा, फाइनल रेंडरिंग किया जाता है, 2D ड्राइंग्स, 3D क्ले मॉडल्स या फोटोग्राफिक सुपर इम्पोजिशन के जरिए। ये सुनने में तो इंप्रेसिव लगता है, पर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशन सिग्निफिकेंट है। रिजल्ट्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं और आर्टिस्ट की स्किल और इंटरप्रिटेशन पर बहुत डिपेंड करते हैं। जैसे नाक की टेप, होंठ और कान का शेप एजुकेटेड गेसेस होते हैं। हाँ, और बालों का रंग, आंखों का रंग और स्किन टोन को डेमोग्राफिक क्लूज से इन्फर करना पड़ता है, जो गलत हो सकता है। तो हमारे कंक्लूजन के लिए बिग पिक्चर क्या है? कंक्लूजन ये है कि फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिमेन्स स्केलेटल डेटा को एक्शनेबल इन्वेस्टिगेटिव लीड्स में बदल देता है। लिटरली जस्टिस की तलाश में मृतक को आवाज देता है। और जबकि फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कोई डेफिनेटिव साइंस नहीं है, ये कोल्ड केसेस में लीड्स जनरेट करने और मैस डिजास्टर्स के विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक वाइटल टूल बना हुआ है। दिन के आखिरी क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड के लिए तैयार। 1. इंट्रो में विल्टन M. क्रॉगमन का जिक्र करना अच्छा क्यों है? क्रॉगमन मॉडर्न फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स में से एक है। उनका जिक्र तुम्हारी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करता है और दिखाता है कि तुम फील्ड की हिस्ट्री जानते हो। बायोलॉजिकल प्रोफाइल के 4 कंपोनेंट्स, सेक्स, एज, एंसेस्ट्री, स्टेचर,
कोई लिस्ट आउट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तुम्हारे आंसर के उस हिस्से को एक क्लियर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर देता है। ये दिखाता है कि तुम जानते हो कि स्केलेटन से कौन सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, ना कि सिर्फ वेगली कहना कि ये उस इंसान के बारे में बताता है। पेरीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ट्रॉमा के बीच का फर्क एक इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? पेरीमॉर्टम ट्रॉमा मौत के कारण से रिलेटेड हो सकता है, वो एक क्राइम का सबूत हो सकता है, पोस्टमॉर्टम डैमेज नहीं। इस फर्क को सही से समझना एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की पूरी डायरेक्शन तय कर सकता है। तुमने जोर देकर कहा कि फेशियल रिकंस्ट्रक्शन पब्लिक रिकग्निशन के लिए है, डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं। ये फर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक क्रूशियल लीगल और एथिकल डिस्टिंक्शन है। ये साफ करता है कि रिकंस्ट्रक्शन एक इन्वेस्टिगेटिव टूल है लीड पाने के लिए, ना कि कोर्ट में पेश करने के लिए फुल प्रूफ एविडेंस। डेफिनेटिव आईडी डीएनए, डेंटल रिकॉर्ड्स या फिंगरप्रिंट से आती है। इस टॉपिक को क्लाइड स्नो और ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन से जोड़ना आंसर को कैसे एलिवेट करता है? ये डिसिप्लिन का गहरा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाता है। ये फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी को सिर्फ लोकल क्राइम सॉल्व करने से आगे ले जाकर मेजर ग्लोबल इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस, हिस्ट्री और ह्यूमन राइट्स से जोड़ता है। और सिक्स्थ, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन की लिमिटेशंस को मेंशन करना एक बैलेंस्ड आंसर के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? ये तुम्हारी साइंटिफिक मैच्योरिटी दिखाता है। तुम टेक्निक के पोटेंशियल को समझते हो, लेकिन तुम उसकी बाउंड्रीज और सब्जेक्टिव नेचर को भी पहचानते हो। लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करना एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल एनालिसिस की निशानी है। ओके, आज की आखिरी प्रैक्टिस। पॉज करो और ये कहो, Forensic anthropology creates a biological profile from skeletal remains to aid in identification, while facial reconstruction serves as a tool for public recognition, not definitive proof. प्रैक्टिस इन शॉर्ट, हड्डियां पास्ट के बारे में अनोखी कहानियां बता सकती हैं, बायोलॉजिकल डिटेल्स रिवील कर सकती हैं और मृतक को न्याय दिलाने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, क्या शानदार सफर था ये। हमने देखा कि कैसे मैरिज की अलग-अलग फॉर्म्स ने फैमिली के आइडिया को पूरी तरह बदल दिया। फिर हमने जाना कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन सिर्फ फार्मिंग नहीं था, ये एक कंप्लीट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने इनइक्वालिटी और शहरों को जन्म दिया। हमने अफ्रीका के क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड होने के एविडेंस और उसके आसपास के डिबेट्स को क्रिटिकली एग्जामिन किया। हमने देखा कि कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आवाज देने और सोशल जस्टिस के लिए लड़ने में एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। हमने GWAS की पावर को डिकोड किया कि कैसे ये बीमारियों के कॉम्प्लेक्स जेनेटिक बेसिस को समझकर हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ ले जा रहा है। और आखिर में हमने देखा कि कैसे बेजान हड्डियां भी फोरेंसिक साइंस के जरिए बोल सकती हैं और हिस्टोरिकल ट्रूथ्स को अनकवर कर सकती हैं। अब जब हम जा रहे हैं, एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हमने देखा कि पोस्टमॉडर्निज्म ग्रैंड नैरेटिव्स यानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सल कहानियों को चैलेंज करता है। तो सोचो, साइंस में भी ऐसी कौन सी ग्रैंड नैरेटिव्स हैं जिन्हें आज चैलेंज किया जा रहा है? What could be the next big paradigm shift in our understanding of the world? इस सवाल पर सोचना और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर आज की इस गहरी चर्चा में मजा आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करो। हाँ, ताकि तुम हमारी अगली इंटेलेक्चुअल जर्नी मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। Imagine this.